राम राम सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को। आज हम अपना नेक्स्ट मॉक करने जा रहे हैं, 13th मॉक। यहाँ से आपको लास्ट टाइम में दोस्तों 100% आपकी तैयारी जो है वो यहाँ से बूस्ट एक मिलने वाला है। 100% यहाँ से आपको मतलब जो चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें रह जाती है या हमें किस तरह से अटेम्प्ट करना होता है, हमें थिंकिंग कैसे रखनी होती है, हमें ऑप्शंस को कैसे अप्रोच करना होता है, साइंस में भी हम इस तरह के क्वेश्चन जो है वो किस तरह से कर सकते हैं, हम किस तरह से ऑप्शंस को कट कर सकते हैं। इस तरह से जो चीज़ें हैं वो हमें यहाँ से लास्ट टाइम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग इन सभी मॉक को लगा रहे होंगे कंटिन्यूस मेरे साथ साथ। चलिए आज का मॉक अपने स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेके। जय श्री राम। चलिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूं मैं। हालांकि इस बार हमने जो क्वेश्चंस है वो सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस है वो ही नहीं लिए, बाकी अदर क्वेश्चंस भी है जो आपकी तैयारी को यहाँ आपको एक शानदार बूस्ट देने वाले हैं। 0.1 मोल N2 का द्रव्यमान है। 0.1 मोल है और N2 का द्रव्यमान पूछा है। किसका द्रव्यमान पूछा है? N2 का, ना कि N का। ठीक है, अब ये क्लियर है कि N2 का भार अगर हम देखें, क्या देखें? आणविक भार देखें। आणविक भार हम देखें तो आणविक भार कितना होगा? नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, दुगना कर दिया 14। ठीक है, लेकिन यहाँ से 2 नाइट्रोजन है, इसका मतलब कितना हो गया? 28। कितना हो गया? 28 हो गया। इसका मतलब 28 यू हो गया या फिर म्यू हो गया। यू मतलब यूनिफाइड मास, एएमयू मतलब एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन इसका अगर यहाँ से मोलर मास ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे? मोलर मास ज्ञात करेंगे। तो हमें क्या करना है? इस 28 यू की जगह क्या लगाना है? ग्राम लगाना है। इसका मतलब 28 ग्राम में क्या होगा? 1 मोल N2 होगा। क्या होगा? 1 मोल N2 होगा। इतनी सी बात क्लियर है, सभी में ये सेम रूल काम करता है। लेकिन यहाँ तो कितना है? 0.1 मोल है। कितना है? 0.1 मोल है। 1 मोल का मास कितना है? 28 ग्राम। कितना है? 28 ग्राम। तो 0.1 का कितना होगा? 0.1 मोल का होगा 28 को 0.1 से क्या कर दिया जाए? गुणा कर दिया जाए और उत्तर क्या आएगा? 2.8 ग्राम से। मोल कॉन्सेप्ट में काफी अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, इसलिए ढंग से तैयार कर लेना इसको। एक ही प्रकार के परमाणु से बना पदार्थ होता है। एक ही प्रकार के परमाणु से अगर कोई पदार्थ बना है तो हम उसे तत्व की श्रेणी में डालते हैं। किसकी श्रेणी में डालते हैं? हम उसे तत्व की श्रेणी में डालते हैं। इस बात को याद रखना, वो तत्व होता है। क्या होगा? तत्व होगा। पदार्थ मैटर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मैटर को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट में करते हैं। सबसे पहला तो कौन सा? तत्व। सबसे पहला तो कौन सा? तत्व। दूसरा कौन सा? यौगिक। दूसरा कौन सा? यौगिक। और तीसरा कौन सा? तीसरा कौन सा? तीसरा रहता है मिश्रण। तीसरा कौन सा रहता है? मिश्रण। मिश्रण को भी हम आगे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट में। पहला हो गया कौन सा? विलियन। कौन सा? विलियन। दूसरा कौन सा हो गया? कोलोइड। दूसरा कौन सा हो गया? कोलोइड। और तीसरा कौन सा हो गया? निलंबन। तीसरा कौन सा हो गया? निलंबन। एक ही प्रकार के परमाणु हो तो वो तत्व होता है। एक ही प्रकार के परमाणु हो तो वो तत्व होता है। हाँ, तत्व भी अणु के रूप में हो सकता है, यौगिक भी अणु के रूप में हो सकता है। यौगिक में एक ही प्रकार के तत्व नहीं होते, दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु या अणु मिलके जब कोई तीसरे प्रकार का कोई पदार्थ निर्माण करे, हम उसे क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं। और जैसे कि H2O है, ये अणु भी हो गया, यौगिक भी है, इसे अणु भी कहते हैं। O2 है, ये तत्व है लेकिन ये अणु भी है साथ में, O2 जो है। ठीक है, अकेले H2O हो, H2O के साथ और कुछ भी नहीं हो, जैसे कि एक गिलास है उसमें केवल ओनली H2O के मॉलिक्यूल्स है, ओनली H2O के मॉलिक्यूल्स है, परमाणु है, तो वो ये यौगिक की श्रेणी में आएगा। कौन सी श्रेणी में आएगा? यौगिक की श्रेणी में। लेकिन आपने इसमें H2O के साथ क्या डाल दी? थोड़ी चीनी डाल दी। क्या डाल दी? चीनी डाल दी। C12H22O11 चीनी डाल दी। तो चीनी डालने से क्या हो जाएगा? अब ये क्या बन गया? मिश्रण बन गया। क्या बन गया? मिश्रण बन गया। आप इसे भेद कर लेना। ये जो क्वेश्चन है ना, बड़े बड़े के गलत होते हैं। निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील है? क्रियाशीलता के लिए तो आपको क्रम याद रखना है, क्लियर सी बात है। क्रियाशीलता की याद रखना है आपको, क्रम याद रखना है। सबसे ज्यादा क्रियाशील में कौन आता है? पोटेशियम। उसके बाद कौन आता है? सोडियम। उसके बाद कौन आता है? लिथियम।
लिथियम के बाद कौन आता है, बेरियम, बेरियम के बाद कौन आता है, स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम के बाद कौन आता है, कैल्शियम, कैल्शियम के बाद कौन आता है। इस तरह घटती जा रही है रिएक्टिविटी सीरीज जो है उसमें। और कैल्शियम के बाद कौन आता है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद कौन आता है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद कौन आएगा, मैग्नीज आएगा, मैग्नीज के बाद कौन आएगा, जिंक आएगा, जिंक के बाद कौन आएगा, क्रोमियम आएगा, क्रोमियम के बाद कौन आएगा, आयरन आएगा, आयरन के बाद कौन आएगा, आयरन के बाद आएगा कैडमियम आएगा, कैडमियम के बाद कौन आएगा, निकल आएगा, निकल के बाद कौन आएगा, टिन आएगा, टिन के बाद कौन आएगा, लेड आएगा, लेड के बाद कौन आएगा, हाइड्रोजन आएगा, और हाइड्रोजन के बाद कौन आएगा, कॉपर आएगा, कॉपर के बाद कौन आएगा, मरकरी आएगा, मरकरी के बाद कौन आएगा, सिल्वर आएगा, सिल्वर के बाद कौन आएगा, प्लेटिनम आएगा, प्लेटिनम के बाद कौन आएगा, गोल्ड आएगा। इस तरह रिएक्टिविटी सीरीज जैसे रिएक्टिविटी कम होती जाती है। ये आपको याद होनी चाहिए, ऑप्शन कोई भी हो जाए। सोडियम कौन है, सोडियम। धातुएं ऑक्सीजन से विक्रिया करके बनाती है, धातु ऑक्सीजन से विक्रिया करके ऑक्साइड बनाएगी, क्या बनाएगी, ऑक्साइड बनाएगी। लेकिन इसने ये पूछा है कि इन ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है। धात्विक जो ऑक्साइड होते हैं, कौन से ऑक्साइड है, धात्विक जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा क्षारीय प्रकृति के मिलेंगे। कौन सी प्रकृति के मिलेंगे, क्षारीय प्रकृति के मिलेंगे। जबकि जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं, कौन से ऑक्साइड है, अधात्विक ऑक्साइड, वो कौन सी प्रकृति के होते हैं, वो आपको मिलेंगे अम्लीय प्रकृति के। कौन सी प्रकृति के, अम्लीय प्रकृति के। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें दोनों प्रकृति के हो गए, यानी उभयधर्मी, यानी कि उभयधर्मी ऑक्साइड, यानी कि उभयधर्मी ऑक्साइड। और उभयधर्मी ऑक्साइड में सबसे ज्यादा जो कॉमन नॉन एग्जांपल है वो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है Al2O3, और जिंक का ऑक्साइड है। तो धातु एमएल से विक्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। कैसे ऑक्साइड बनाती है, क्षारीय ऑक्साइड। ओजोन, सल्फर और फास्फोरस और आर्गन की परमाणुकता क्या क्रमशः क्या होगी। परमाणुकता क्या होती है, परमाणुकता मतलब कि कोई भी एलिमेंट है वो नेचुरली स्टेबल, नेचुरली रहने के लिए, स्टेबल रहने के लिए, फ्री रहने के लिए कितने परमाणु एक साथ रहते हैं। जैसे कि आर्गन है तो आर्गन, या फिर इस तरह के एक्रियाशील गैसें हैं जैसे कि नियोन है, आर्गन है, ठीक है, रेडोन है, जिनोन है। तो इन तरह की गैसों को हीलियम होली, हीलियम होली, इस तरह की गैसों को ये एक एक एलिमेंट ले लेते हैं क्योंकि इनका अष्टक क्या होता है, पूरा होता है। अष्टक क्या होता है, पूरा होता है। पर अगर हम बात करें ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। इसका मतलब इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p 1s2 2s2 2p4। इसका मतलब वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 4 है, 6। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 4 6। इस तरह 6 इलेक्ट्रॉन हो लिए, तो इनको क्या करना है, इनको 8 इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे। 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए पहला एक इलेक्ट्रॉन साझा करेगा किसी के साथ, दूसरा इलेक्ट्रॉन साझा करेगा, ठीक है। इसका मतलब है दूसरा कोई ऑक्सीजन है उसके 2 परमाणुओं के साथ साझा किया जा रहा है। इस तरह एक ऑक्सीजन आली, एक ऑक्सीजन आली, ऑक्सीजन के 1 2 3 4, 1 2 3 4 बाह्य कोश के, आउटर मोस्ट सेल के बाह्यतम कोश के 4 इलेक्ट्रॉन, और फिर 2 इलेक्ट्रॉन तो ये इस ऑक्सीजन के और 2 इलेक्ट्रॉन ये इस ऑक्सीजन के। अभी इस तरह इसने इसके साथ शेयरिंग कर ली, क्या कर ली, इस तरह शेयरिंग कर ली। तो अब क्या हो गया, अब इस ऑक्सीजन के पास 2 2 4 4 8, 2 2 4 4 8, तो लेकिन कितनी ऑक्सीजन आई एक साथ, 2 आई। तो ये जो संख्या है ना ये क्या कहलाती है, परमाणुकता कहलाती है। क्या कहलाती है, परमाणुकता कहलाती है, एटॉमिसिटी। क्या होती है, एटॉमिसिटी होती है। तो इसी तरह ओजोन जो है, ओजोन इस तरह O3 रहता है। सल्फर जो है S8 के फॉर्म में रहता है। फॉस्फोर जो है वो P4 होता है। और आर्गन की कोई नीड नहीं होती, आर्गन क्या है, अक्रियाशील गैसें हैं, ठीक है। तो 3 8 4 1, 3 8 4 1, ठीक है। किसी के लिए कोई पूछ सकता है, वो साइंस मैथ का पेपर है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है, बहुत छोटी इकाई है ये दूरी की, लेकिन ये इकाइयां हम बहुत ही छोटी रेंज को फाइंड करने के लिए हम इस तरह की इकाइयों का यूज करते हैं। आपको बेसिक जो है कुछ मालूम होना चाहिए। एक जो मिलीमीटर है, एक जो मिलीमीटर है वो क्या होता है, 10 की घात -3 मीटर, 10 की घात -3 मीटर होता है, ठीक है। एक उसके बाद आ गया माइक्रोमीटर, क्या आ गया, माइक्रोमीटर, माइक्रो माइक्रो माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर होता है 10 की घात -6 मीटर, 10 की घात -6 मीटर होता है। उसके बाद आ गया नैनोमीटर, क्या आ गया, नैनोमीटर, एनम, नैनोमीटर 10 की घात -9 मीटर, 10 की घात -9 मीटर। उसके बाद आ गया
1 नैनोमीटर के बाद एक आ गया पिकोमीटर। क्या आ गया? पिकोमीटर 10 की घात माइनस है 12 मीटर, 10 की घात माइनस है 12 मीटर। इसको अच्छी तरह याद कर लेना। अच्छा, इसके साथ एक होता है एंगस्ट्रम। क्या होता है? एंगस्ट्रम, ANGSTROM, एंगस्ट्रम। और एंगस्ट्रम का साइन होता है इस तरह ए, और ए के ऊपर एक छोटा सा इस तरह एक नोट बोल देते हैं, जीरो बोल देते हैं। ये होता है एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 की घात माइनस 10 मीटर। ये आपको याद होने चाहिए सारे। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ये वाला 10 की घात माइनस 9 मीटर। फिटकरी के घोल में, पहले ही बात तो ये फिटकरी के घोल है, और फिटकरी के घोल में फिटकरी का टुकड़ा डाला है। सीधी बात याद रखना, फिटकरी के घोल में फिटकरी डाला है, तो फिटकरी घोल के जो उसमें पार्टिकल्स है वो उसके फिटकरी के ऊपर जमने स्टार्ट हो जाएगा, बड़ा होना शुरू हो जाएगा। ये फिटकरी को शुद्ध करने की प्रक्रिया है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? क्रिस्टलीकरण। किस नाम से जानते हैं हम? क्रिस्टलीकरण से जानते हैं। कॉपर सल्फेट के लिए भी इस तरीके को अपनाया जा सकता है। एम कोश में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बोर ने दिया था। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बोर के द्वारा बताया गया था। बोर ने बताया था कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2n² हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 2n² हो सकते हैं। जहां n क्या है? वेयर n इज n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट। कौन से ऑर्बिट में वो मूव कर रहा है, कौन से कोस में मूव कर रहा है। ये m है, कौन से पे है? m पे। हमने कहा था कि इस तरह ये बीच में नाभिक को लिया, उसके बाद में ये इस तरह कक्षाओं को हम 1 2 3 इस तरह संख्या से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, और उनको k l और m और आगे n में प्रदर्शित कर सकते हैं। m इसका मतलब ये तीसरा है, तो n की जगह क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 की स्क्वायर, 2 गुणा 3 की स्क्वायर 9, 9 2 18। कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 18। ठीक है। अमोनियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र है NH4n, NH4 2n 3 NH4। ये वास्तव में कोई भी सूत्र इसमें अमोनियम नाइट्राइड का नहीं है। अमोनियम देखो किस तरह होगा। एक तो हो गया अमोनियम, अमोनियम नाइट्रेट। क्या हो गया? अमोनियम है नाइट्रेट। एक हो लिया अमोनियम नाइट्राइट। क्या हो लिया? अमोनियम है नाइट्राइट, अमोनियम नाइट्राइट। और एक हो जाएगा अमोनियम नाइट्राइड। क्या हो जाएगा? अमोनियम है नाइट्राइड, अमोनियम है नाइट्राइड। अमोनियम नाइट्राइड जो है ना, ये अमोनियम और नाइट्रोजन से बनता है। तो अमोनियम और नाइट्रोजन से बनता है, तो अमोनियम का अमोनियम तो इस तरह हो गया +1, और नाइट्राइड आपको इस तरह मिलेगा। अगर आपको ये इससे फॉर्मूला बनाओगे तो ये वाला इसके पैरों में, वो वाला इसके पैरों में, तो ये हो जाएगा। ये फॉर्मूला है अमोनियम नाइट्राइड का। किसका फॉर्मूला है? अमोनियम नाइट्राइड का, NH4 3n, ये वाला फॉर्मूला। ये अमोनियम नाइट्राइड का नहीं है, अमोनियम नाइट्राइड का है। किसका है? अमोनियम है नाइट्राइड का है, नाइट्राइड का नहीं है। तो नाइट्राइड का क्या होगा? नाइट्राइड में अमोनियम के साथ कौन आएगा? NO2। और इसमें भी चार्ज -1 होता है। कितना होता है? -1 होता है। तो ये दोनों एक दूसरे सेम है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? NH4NO2। ये है अमोनियम नाइट्राइट का, जो ये कह रखा है, इसने कह रहा है ना नाइट्राइट का, बताइए अमोनियम नाइट्राइट का है। ऐसे ही अमोनियम नाइट्राइट के लिए करेंगे, अमोनियम नाइट्रेट के लिए करेंगे तो NO3 और -1, ये हो जाएगा NH4 और NO3। ठीक है। मिनीमाटा रोग, मिनीमाटा रोग, मिनीमाटा रोग, ये नाम आपको जापानीज नेम नहीं लग रहा क्या? ये नेम आपको जापानीज जापानीज नेम नहीं लग रहा क्या? क्या? हाँ दोस्तों, जापानीज नेम नहीं है वास्तव में। ये सबसे पहले रोग जो है 1956 में, कब? 1956 में। कहाँ खोजा गया था? जापान में खोजा गया था। इस वजह से इसका नाम जो है वो इसी तरह का है, मिनीमाटा। ठीक है। मिनीमाटा रोग किसके कारण से होता है? मिनीमाटा रोग होता है पारे की वजह से। किसकी वजह से? पारे की वजह से। एक दो रोग और है जो आपको ध्यान में होना चाहिए। एक रोग है इटाई इटाई। कौन सा रोग है? इटाई इटाई। ये किसकी वजह से होता है? कैडमियम की वजह से। किसकी वजह से? कैडमियम की वजह से। एक रोग है ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या नाम है उस रोग का? ब्लू बेबी सिंड्रोम।
ब्लू बेबी सिंड्रोम जो ये होता है नाइट्रेट की कमी की वजह से, ये सॉरी नाइट्रेट की वजह से, ठीक है, किसकी वजह से, नाइट्रेट की वजह से। एक होता है सिलिकोसिस, क्या होता है, सिलिकोसिस, सिलिकोसिस होता है सिलिका की वजह से। सिलिका जो है ये कहाँ चली जाती है, अंदर चली जाती है यहाँ फेफड़ों में। यही सूत्र क्वार्टर्स का होता है, मैं आपको बता दूं क्वार्टर्स का होता है। क्वार्टर्स मतलब एक तरह का अच्छा ठोस दो तरह के होते हैं, एक तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। ठोस जो है वो आपको सामान्य तौर पर दो तरह के मिलेंगे, कौन से, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय वे होते हैं जिनके अंदर उनकी एक संरचना जो होती है वो फिक्स होती है और बार बार वही संरचना जो है आगे घूमती है, मतलब बार बार वही चलती है आगे, उसी के रिपीटेशन से। और अक्रिस्टलीय में कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होती। क्रिस्टलीय के भी आगे चार प्रकार होते हैं, ठीक है। पहला प्रकार तो लिया आणविक ठोस, कौन सा ठोस है, आणविक ठोस। आप देखते जाना, इनको लिख लिया करो एक बार, एक जगह अटका लिया करो कहीं। आणविक ठोस हो लिया। दूसरा हो लिया नेटवर्क ठोस, कौन सा ठोस है, नेटवर्क ठोस, या फिर नेटवर्क ठोस का नाम है सहसंयोजक ठोस, कौन सा ठोस है, सहसंयोजक ठोस। तीसरा हो लिया धात्विक ठोस, कौन से ठोस है, धात्विक ठोस, कौन से ठोस है, धात्विक ठोस। और चौथा हो लिया कौन सा, आयनिक ठोस, कौन से हो लिए, आयनिक ठोस। तो हम आपको बता दूं कि ये जो क्वार्टर्स है, ये क्वार्टर्स है नेटवर्क ठोस का उदाहरण है, किसका उदाहरण है, नेटवर्क ठोस का, यानी कि सहसंयोजक ठोस का, किसका, सहसंयोजक ठोस का। सिलिका का और इसका यही एक ही उत्तर है, सिलिका और क्वार्टर्स का एक ही फॉर्मूला होता है SiO2, ये ध्यान रखना, ठीक है। सिलिकोसिस हो लिया। उसके बाद होता है, एक होता है एस्बेस्टोसिस, 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 स्टोसिस। एस्बेस्टोसिस किसकी वजह से होता है, ये एस्बेस्टोस नाम के जो मिनरल होते हैं ना, एस्बेस्टोस, उन्हीं की वजह से होता है। एस्बेस्टोस नाम के मिनरल की वजह से होते हैं, वो अंदर जब चले जाते हैं, मतलब लंग्स में चले जाते हैं, ठीक है। और एक होता है न्यूमोकोनायोसिस, 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 PNEUMOCONIOSIS, न्यूमोकोमायोसिस, सॉरी, न्यूमोकोमायोसिस किसकी वजह से होता है, ये जब आपके लंग्स में चली जाती है कोल्ड डस्ट, क्या चली जाती है, कोल्ड डस्ट, या फिर क्या चली जाती है, कॉटन फाइबर, किसकी वजह से, कॉटन फाइबर की वजह से भी ऐसा हो जाता है, या डस्ट की वजह से भी, ठीक है। ये दो चार रोग हैं, आप इसको ध्यान में रखेंगे। हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन की संख्या होती है। हाइड्रोजन का समस्थानिक, हाइड्रोजन जो है उसके तीन समस्थानिक मिलते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक मिलते हैं, तीन समस्थानिक मिलते हैं, हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक। पहला तो कौन सा है, प्रोटियम, कौन सा है पहला, प्रोटियम। दूसरा कौन सा है, ड्यूटेरियम। तीसरा कौन सा है, ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ये होता है 1H1, क्या होता है 1H1, ये क्या होता है 1H2, और ये क्या होता है 1H3। दरअसल क्या होता है कि हाइड्रोजन में प्रोटॉन देखो आप, तो प्रोटॉन होते हैं 1, इलेक्ट्रॉन आप देखो तो 1 होते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या इसके अंदर 0 होती है, न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। तो यहाँ ये इसका परमाणु क्रमांक है, ये इसका द्रव्यमान है। परमाणु क्रमांक मतलब एक प्रोटॉन है इसके अंदर, इसमें एक प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन एक है, लेकिन न्यूट्रॉन है 0 है। और द्रव्यमान की आप बात करो, द्रव्यमान की बात करो तो द्रव्यमान होता क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस है न्यूट्रॉन होता है। तो आप देखो यहाँ इसका द्रव्यमान एक है, द्रव्यमान क्या है, एक है, और एक ही प्रोटॉन है, इसका मतलब इसमें न्यूट्रॉन नहीं है, वो एक जो है, वो एक जो है ये प्रोटॉन का ही आया है। लेकिन यहाँ क्या हो गया, प्रोटॉन तो एक हो गया, इलेक्ट्रॉन तो एक है ही साथ में, बट न्यूट्रॉन भी एक आगे, इसलिए एक एक दो हो गए। यहाँ प्रोटॉन क्या हो लिया एक, इलेक्ट्रॉन क्या हो लिया एक, बट न्यूट्रॉन यहाँ क्या हो लिया दो, दो और एक तीन, इस वजह से हो गया। ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन की संख्या एक होती है, ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन की संख्या एक होती है। और एक और ध्यान रखना, क्या कि हाइड्रोजन जो है अगर H प्लस हो तो ये क्या होगा, हाइड्रोनियम, क्या होगा, हाइड्रोनियम, इसका नाम होगा हाइड्रोनियम। H माइनस होगा तो इसका क्या नाम होगा, हाइड्राइड, क्या होगा, हाइड्राइड होगा।
निम्न में से तत्व नहीं है। तत्व वो होगा जिसमें एक ही सिंगल टाइप ऑफ एलिमेंट हो। तत्व क्या होता है? एलिमेंट हम किसको बोलेंगे? एलिमेंट अच्छी तरह याद रख लेना। इस तरह के क्वेश्चन में दोस्तों पजल होने की बहुत बड़ी संभावना रहती है। हम जब वहां बैठे होते हैं ना एग्जाम देने के लिए, तो उस टाइम हमारी मेंटेलिटी पूरी तरह से अलग होती है। हम ऐसे नहीं कह सकते आप, अब तो आपके सामने कोई क्वेश्चन दे दिया, आप कह सकते हो शायद ये होगा, मुझे लगता है। लगने से नहीं होता एग्जाम के अंदर, ये शायद वायद एग्जाम में नहीं चलते आपके। आप यहाँ बैठे बैठे कर सकते हो, किसी ने आपने दोस्त ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया और आपने हल्के में लेके बता दिया शायद ये होगा, एग्जैक्ट बताओ आप ये ही होगा, ताकि आपको आपके एग्जैक्ट कंडीशन मालूम चले। तो एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, इन टॉपिक को बढ़िया ढंग से याद कर लेना। इस टॉपिक से अगर बढ़िया क्वेश्चन उसने दे दिया ना, तो मोछास होकर तो फिर होगा। एलिमेंट मतलब एलिमेंट ए सिंगल टाइप ऑफ एलिमेंट। कौन है यहाँ सिंगल टाइप ऑफ एलिमेंट? जिंक है? नहीं है, जिंक भी सिंगल टाइप ऑफ एलिमेंट है, जर्मेनियम भी सिंगल टाइप ऑफ एलिमेंट है। ग्रेफाइट में ओनली क्या होता है? कार्बन होता है। क्या होता है? ओनली कार्बन होता है। बट सिलिका क्या है? सिलिका SiO2। यही पर्सन आ गया ना तो बढ़िया पर्सन दिया ही, यही पर्सन आ गया ना तो झाग आ जाएंगे। एक शुद्ध विक्रमक केवल हो सकता है, शुद्ध विक्रमक मतलब जो रिएक्टेंट है, जो कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में, अभिक्रिया में, यहाँ बाईं ओर लिखे जाने वाले, बाईं ओर लिखे जाने वाले अभिकर्मक, ये दाईं ओर। तो बाईं ओर रिएक्टेंट लिखते हैं, यहाँ यौगिक भी हो सकता है और तत्व भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि CaOH2 में CO2 पास करवाते हैं, तो ये यौगिक को लिया, H2 प्लस O2, ये दोनों एलिमेंट हो लिए, कन्वर्ट होते हैं, दोनों हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। निम्न में से कौन से विषवांगी मिश्रण है? कौन से विषवांगी मिश्रण है? विलयन समांगी मिश्रण होता है, निलंबन विषमांगी होता है, कोलॉइड भी क्या होता है? विषमांगी होता है। तो ख और ग, 2 और 3 दोनों क्या है? विषमांगी है। ये विषमांगी है, लेकिन ये निलंबन अस्थायी है। क्या होता है? अस्थायी, यानी पार्टिकल के कण नीचे बैठ जाते हैं, बट कोलॉइड के नीचे नहीं बैठते, इस वजह से क्या होता है? स्थायी होता है। प्रयोगशाला में रक्त के घटकों के पृथक्करण की कौन सी विधि है? प्रयोगशाला में रक्त के घटकों को पृथक्करण की विधि है अपकेंद्रण। अब उसमें क्या करते हैं, एक तरह से मतलब टेस्ट ट्यूब में डाला और डाल के उसको उस मशीन में घुमाते हैं, वो घुमाते हैं तो वो टेस्ट ट्यूब घूमती है, तो उसके ऊपर अपकेंद्रीय बल लगता है, उसकी वजह से उसके जो पार्टिकल है, यानी कि RBC WBC प्लेटलेट्स है, वो अलग हो जाती है उससे, हम उसको बाद में टेस्ट कर पाते हैं अपकेंद्रण। और अपकेंद्रण किस में आया था? बोर ने भी इसके बारे में बताया था, अपकेंद्रीय बल के बारे में आपको याद हो तो। निम्न में से कौन वातित पेय के संदर्भ में सही है? एरेटेड ड्रिंक वातित पेय, यानी जिसके अंदर हवा हो। कौन सा सत्य है? नहीं है, नहीं है पूछा है, नहीं है नहीं पूछा। कार्बन डाइऑक्साइड विलय के रूप में होती है, बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड विलय अवस्था में होती है, इसीलिए क्या बोलते हैं उसको? कार्बोनेटेड वाटर। आप देखना इनके ऊपर क्या लिखा आता है? कार्बोनेटेड वाटर लिखा आता है, आप देख लेना चाहिए उसको। तो उसमें कार्बोनेटेड वाटर है, वो CO2 की वजह से। द्रव्य विलयन में गैस अवस्था, गैस होते हैं, बिल्कुल लिक्विड होता है, लिक्विड में गैस घुली होती है। सोडा वाटर, सोडा वाटर बिल्कुल एक वातित पेय है, सोडा वाटर में भी यही काम होता है। गैस या विलयन में द्रव नहीं होते वो, यानी गैस के अंदर द्रव नहीं होता, वो द्रव में गैस घुली हुई होती है। तो 4 नंबर इसका उत्तर है। रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि है? रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक किया जाता है वर्ण लेखिकी के द्वारा। किसके द्वारा? वर्ण लेखिकी के द्वारा। ऊर्ध्वपातन तो डायरेक्ट किस में बदल जाना, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाना। पृथककारी कीप आपको वो मालूम है। स्कंदन मतलब जमना, स्कंदन जमना होता है। कोएगुलेशन जो कोलोइड के लिए होता है, मतलब उसमें आप जैसे कि हम रक्त है, रक्त, रक्त में हम क्या मिलाते हैं? रक्त में हम फिटकरी मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? फिटकरी। ऊपर यहाँ फिटकरी लगा देने से रक्त बहता है, उसके ऊपर फिटकरी लगा देने से वो जम जाता है। क्यों जम जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो आयन है, वो आयन इसके आयन के साथ, ऑपोजिट आयन के साथ रिएक्ट करके और वही रुक जाते हैं, वो जम जाते हैं, इसे स्कंदन बोलते हैं, कोएगुलेशन। जैसे कि अंडा जमता है। ये है क्रोमेटोग्राफी। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? क्रोमेटोग्राफी की बात कर रहे हैं।
क्रोमेटोग्राफी, आपको सीधा क्रोमेटोग्राफी नाम लिखा भी मिला सकता है। क्रोमेटोग्राफी में यही काम होता है। उसमें क्या होता है कि दो तरह की प्रावस्था होती है, एक तो चलने वाला और एक रुकने वाला, यानी कि दो तरह की अवस्था, स्थिर और गतिमान। गतिमान को बोलेंगे मोबिल फेज, क्या बोलेंगे? मोबिल फेज, मोबिल फेज। और रुकने वाले को क्या बोलेंगे? स्टेशनरी, क्या बोलेंगे? स्टेशनरी, TIONARY, स्टेशनरी फेज, क्या बोलेंगे? स्टेशनरी फेज बोलेंगे। स्टेशनरी मतलब रुकने वाली। दो तरह की फेज होती है। और आप सामान्य से आपको अगर मैं बताऊं तो हमने क्या डाला कि यहाँ बूंद डाल दी किसी की भी, वो अब आगे चलने शुरू करेंगे, आगे चलना शुरू करेंगे। तो जो जहां जिसकी विलेयता होगी जहां तक वो वही रुक जाएगा, और उस हिसाब से वो क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन से समूह में उनके बाह्यतम कक्ष में क्रमशः 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन है? देखना पड़ेगा सभी के लिए। कार्बन का, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, 6 बिल्कुल, इसमें 4 होते हैं। सिलिका, सिलिकन, सिलिकॉन की बात करें, सिलिकॉन का होता है ClIBEHCNOF, Cl, 10 NaMgAl बिल्कुल 14 होता है। ठीक है, कंफर्म कर लेते हैं। कंफर्म करने में कुछ नहीं जाता, आप कंफर्म करने से गलतियां होने की संभावना बहुत कम होती है। कोई फास्ट है, ज्यादा फास्ट तो बहुत अच्छी बात है। 14 है तो क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। नहीं, इसमें भी 4 है। 2 2 4 6 10 और 4 14। क्लोरीन में, क्लोरीन का 17 होता है। इसके वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। आउटर मोस्ट सेल में 7 से फिर 4 5 6, इसका मतलब क्लोरीन तो होगा ही नहीं, ये तो गड़बड़ है। बोरॉन की बात करें, इसमें 4 होते हैं, ये बीच वाला 5 कह रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन में 6 होते हैं, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? ऑक्सीजन का 8 होता है, इसका मतलब 1s2, 2s2, 2p4, ये 6 हो लिए ना, 6 हो लिए, तो इसमें पहले में 4, मतलब ये नहीं हो सकता। सिलिकॉन में, सिलिकॉन में 4 होते हैं, बिल्कुल सही है। 14 हमने लिखा था इसका, तो 1s2, 2s2, 2p6, 4s2, 3s2, 3p2, 4 हो लिए। नाइट्रोजन का 7 होता है, 1s2, 2s2, 2p3, इसमें 5 हो लिए। और सल्फर, NaMgSiPs जाता है 16 पे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p, 2 2 4, 6 10, 2 12 और 4 16, 4 2 6 6, ये उत्तर हो गया। करके देखना पड़ेगा आपको, वरना गलतियां होने की संभावना ज्यादा रहती है। सिली मिस्टेक्स। कम क्वथनांक अंतर वाले घुलनशील द्रवों को पृथक्करण की उपयुक्त विधि है। कम आसवन भी क्वथनांक में अंतर हो तो अलग करते हैं। प्रभाजी आसवन जो होता है, अगर क्वथनांक में कम अंतर हो, क्वथनांक में क्या हो? कम अंतर हो, कम, तब किसका उपयोग करते हैं? हम प्रभाजी आसवन का उपयोग करते हैं। अलग अलग क्वथनांक हो तो आसवन का उपयोग करते हैं, बट अगर कम हो तो प्रभाजी आसवन का उपयोग हम कर सकते हैं। प्रभाजी आसवन में कुछ नहीं होता कि हम क्या करते हैं कि वो सामान्य विधि क्या है आसवन की? आसवन की सामान्य ऐसी विधि है कि हम क्या करेंगे, मान लिया एक ए घटक है, एक बी घटक है, एक का जो 80 डिग्री सेंटीग्रेड क्वथनांक है, एक का 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्वथनांक है। 80 डिग्री वाला जो पहले निकल जाएगा, और पहले उसको किसी कीप में से वापस निकाल के, और किसी ऐसे मतलब जल में से निकालेंगे अगर, तो वो ठंडा हो जाएगा वापस, वो बेसिक है। बट अगर इनमें डिफरेंस जो है वो एक तो 80 डिग्री वाला है ए जो है, बट बी कितना है? 75 डिग्री सेंटीग्रेड वाला है। अब ये जो टेम्परेचर है ये इतना हम कंट्रोल नहीं कर सकते कि भाई 76 रहे, 77 रहे, 78 रहे, तो गड़बड़ हो जाती है। उस टाइम हम बीच में क्या डाल देते हैं? यहाँ पे कुछ कांच की गोलियां डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? कांच की गोलियां डाल देते हैं। इससे क्या होगा कि अब मान लिया कि टेम्परेचर कितना हो गया? 82 हो लिया। कितना हो लिया? 82 सेंटीग्रेड हो लिया। अब तो दोनों ही वेपर बन गई, दोनों की वेपर बनी 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 बनी। यहाँ कांच की गोली से हिट करेंगे दोनों। अब कांच की गोली से हिट करेंगे तो
दोनों का टेम्परेचर जैसे ही कांच की गोली हिट करेंगे तो वो अपनी एनर्जी कुछ कांच की गोलियों को दे देंगे, कांच की गोली को दे देंगे तो उनका टेम्परेचर कुछ हो जाएगा, कम हो जाएगा। 82 से मान लिया कितना आ गया, 79 या 78 आ गया। अब 78 आ गया तो बी वाला तो बाहर निकलेगा, तभी भी वो वेपर बना हुआ है, बट ए वाला क्या होगा, वो वापस किस में आ जाएगा, लिक्विड में आ जाएगा, नीचे गिर जाएगा। इस वजह से प्रवासी आसवन का उपयोग किया जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्या बोलते हैं इसको, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक के रूप में और एक अणु के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, यौगिक और अणु के रूप में। ऑक्सीजन यौगिक नहीं हो सकता, ऑक्सीजन तत्व हो सकता है, ऑक्सीजन तत्व हो सकता है, ऑक्सीजन का अणु हो सकता है, लेकिन O2 हो लिया तो ये तत्व भी है, अणु भी है, लेकिन यौगिक नहीं है। यौगिक में दो या दो से अधिक परमाणु मिलके कोई अणु का निर्माण करते हैं, और वो अणु बहुत सारे हो तब वो यौगिक होता है। अलग अलग प्रकार के परमाणु होने चाहिए अणु के अंदर, तब वो यौगिक की श्रेणी में आएगा। तो यहाँ पानी जो है वो क्या है, H2O, तो ये यौगिक भी है और अणु भी है। सोडियम नहीं हो सकता, कच्चा तेल नहीं हो सकता। इसका उपयुक्त उत्तर है ये तो मिक्सचर है, क्या है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या। अब मोलों की संख्या वापस, 52 ग्राम हीलियम है। अब हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, भार कितना 4, तो हीलियम का आणविक द्रव्यमान कितना है 4U, और अगर यहाँ 4 की जगह क्या लगा दिया, ग्राम लगा दिया, इसका मतलब ये बन गया मोलर मास। क्या बन गया, मोलर मास। क्या बन गया, मोलर मास बन गया। अगर ये मोलर मास है, इसका मतलब 1 मोल का द्रव्यमान है। ये किसका द्रव्यमान है, 1 मोल का द्रव्यमान। आप इस तरह ज्ञात कर सकते हैं, इसी तरह ज्ञात किया जाता है। आप आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें, दुगुना करें और उसका ग्राम लगा दे तो वो 1 मोल का हो जाएगा। 1 मोल का द्रव्यमान यानी 4 ग्राम में कितने मोल होंगे, 4 ग्राम में 1 मोल। कितने मोल, 4 ग्राम में 1 मोल। तो 52 ग्राम में कितने मोल हो जाएंगे, 1/4 गुणा 52, यानी कितना आ जाएगा, 13 चौके 52 मोल, यानी 13 मोल। निम्नलिखित में से विषमांगी मिश्रण को चुनिए। विषमांगी मिश्रण कौन सा है, पानी में घुला हुआ कॉपर सल्फेट ये नहीं है, नमक और सल्फर ये हो सकता है, आगे और देख ले। न पानी में घुला हुआ नमक ये भी नहीं होता, ये समांगी होता है, पानी में नमक और सल्फर, ये विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण यानी जिनके अंदर अवस्थाओं को आराम से आप विभेदित कर सकते हैं कि ये यहाँ पे ये वाला है, ये वहां पे ये वाला है। मैग्नीशियम सल्फाइड में मैग्नीशियम और सल्फर, ये क्वेश्चन हमने एक बार पहले भी किया है, मैग्नीशियम और सल्फर के बाहर का अनुपात। अब आपको यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फाइड का ध्यान होना चाहिए। मैग्नीशियम सल्फाइड होता है MgS। क्या होता है, MgS। अब मैग्नीशियम जो है वो कितने नंबर पे आता है, 12 पे आता है, और 12 2 24, ये मैग्नीशियम का भार हो गया। मैग्नीशियम और सल्फर का पूछा है। और सल्फर कितने पे आता है, सल्फर आता है 16 पे, 16 2 32, 16 2 32, 8 3 24, 8 चौके 32, इसका मतलब 3:4, ये वाला। तो ज्यादा से ज्यादा प्रकार के सूत्र जो है वो आपके ध्यान में होने चाहिए। कौन कौन से कितने करें कोई जरूरी नहीं है, कोई सा भी आ सकता है। निम्नलिखित में किसका भार सबसे अधिक है, अब आणविक भार ज्ञात करो और वो देख लो कितना होगा। CO2 का क्या होगा, कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, भार हो गया 12, कितना हो लिया 12, एक ही कार्बन है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8 और भार हो लिया 16, कितने ऑक्सीजन है 2, 16 2 32, 32 16 32 44, 44 ग्राम, और कितने मोल है इसके, 2 मोल है, तो 44 2 88 ग्राम, यानी कि ये तो है 88 ग्राम। कितना है 88 ग्राम। CaCO3 कैल्शियम कितने पे आता है, NaMgAl यानी 20 पे आता है। 20 दो कितने हो लिए 40 हो लिए। एक ही कैल्शियम है, कार्बन 6 पे आता है और भार हो लिया 12, एक ही कार्बन है इसलिए 12 कर दिया। ऑक्सीजन 8 पे आता है, दूना कर लिया, भार 16, 16 3 48, 48 कितने हो लिए फिर 40, और 10 50, और 10 60, 60 40 100, और 100 को भी गुना कर दिया 2 से, 2 मोल है तो 200 ग्राम, इसके हो गई 200 ग्राम। H2O मतलब हाइड्रोजन का कितना है 2। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसके आप परमाणु क्रमांक 1 आता है
और दुगना कर दिया, दो दो नहीं होगा, इसका भार भी एक ही रहेगा क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया न्यूट्रॉन नहीं होता। और प्लस में दो है इसलिए मैंने दो लिखा है, दो हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन का कितना लिया, ऑक्सीजन 8 पे आता है, 16 इसका भार हो लिया, 16 गुणा 10, इसका मतलब 160, 2 प्लस 100, दो सॉरी 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 सॉरी, दो नहीं करना, ये 16 और दो 18 करना है, 18 कर लिया, 18 के 10 मोल है, यानी 18 ग्राम कितनी बार है, 10 बार है, तो ये हो लिया 180 ग्राम। सुक्रोज 6, कार्बन कितने हैं, 12 है, और एक कार्बन 6 पे आता है, 6 2 12, 12 12 144, प्लस हाइड्रोजन एक होता है, 22 का 22 हो लिया, और ऑक्सीजन का 11 गुना 16, 176, 11 गुना 16, 16 हम है 160, और 16 और जोड़ दिए, कितने हो गए, 6 और 2 8 और 4 है, 12 का 2 हासिल रहेगी 1, 6 और 2 8, 8 और 4 12 का 2 हासिल रहेगी 1, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 4 है, 10 और 4 14 का 4 हासिल रहेगी 1, 1 1 2 और 1 3, 342, लेकिन मोल कितने हैं इसके, 0.2 मोल है, 2 2 4, 2 चौके 8, 2 3 6, इसका मतलब इसके हो लिए 68.4 ग्राम, कितने, 68.4 ग्राम, सबसे ज्यादा ये 200 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 ग्राम ऑक्सीजन में, 8 ग्राम ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन अणु में, यहां लिखा है ऑक्सीजन अणु में कणों की संख्या होगी 8 ग्राम, ऑक्सीजन अणु में यानी O2 में, O2 के कितने हैं 8 ग्राम, O2 के कितने हैं 8 ग्राम, कणों की संख्या 8 ग्राम, कणों की संख्या पूछी है, किसकी संख्या, कणों की संख्या, इसका मतलब परमाणु पूछे हैं, क्या पूछे हैं, परमाणु, लेकिन दे क्या रखा है हमें, O2 मतलब हमें अणु दे रखा है 8 ग्राम। अब ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन अणु में, अब ऑक्सीजन जो है वो उसका भार कितना होता है, 8 पे आता है, और 16 इसका भार होता है, लेकिन हमारे पास O2 है, इसका मतलब कितनी हो ली, O2 का आणविक भार हो लिया 32 U, और 32 ग्राम क्या हो लिया इसका, मोलर द्रव्यमान हो लिया, यानी एक मोल का द्रव्यमान, कितने मोल का, एक मोल का, कितने मोल का, एक मोल का, ठीक है, एक मोल का हो लिया, लेकिन हमारे पास कितने, 8 ग्राम ही है, कितने ग्राम है, 8 ग्राम ही है, इसका मतलब 8 पे भाग देंगे 32 का, तो ये आ गया 1/4 मोल, इसका मतलब हमारे पास वास्तव में कितने मोल है, 1/4 मोल है, 1/4 मोल है, कितने मोल है, 1/4 मोल है, ठीक है। बट है किसके, ऑक्सीजन के, 1/4 है किसके, O2 के मोल है, ठीक है। एक मोल में कण कितने होते हैं, एक मोल में कण होते हैं 6.023 इंटू 10 की घात है 23, कितने होते हैं, 6.023 इंटू 10 की घात है 23 होते हैं, जिसे आवेगेड्रो नंबर ए से लिखते हैं, Na से, एक मोल की ये है, तो 1/4 के कितने होंगे, इसको 1/4 से गुणा करेंगे, इसका मतलब 4 से भाग लग जाएगा, क्या लग जाएगा, 4 से भाग लग जाएगा, ठीक है। अच्छा ये भी, इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि कण पूछे हैं, ये तो O2 के आए हैं, ये किसके आए हैं, O2 के आए हैं, और एक में कितने ऑक्सीजन में कितने परमाणु, 2, तो इसको 2 से गुणा कर दो, तो ये लिया 2, अब 2 से आप मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 3 6, और पॉइंट लग गया 0, मतलब भाग नहीं जाएगा, 0 आगे 2 ताड़ लिया, 0 1 1 आगे चलता रहे 10 की घात 23, क्या इनमें से कोई उत्तर है क्या, नहीं, इनमें से कोई भी उत्तर नहीं है, इसका मतलब इसने जो कणों की बात की है वो वास्तव में O2 के खुद की बात की है, इसलिए हम 2 से गुणा नहीं करेंगे, इसको हटा लेंगे, अगर हमारे इससे उत्तर नहीं आ रहा है तो हम इसको 2 से हटा लेंगे। इसने कण कहा है, तो कण इसने किसको कहा है कि O2 को ही बोला है, O2 को बोला है, तो इसका मतलब आप सीधा किसका भाग दो, 6.023 इंटू 10 की घात है 23 पे किसका भाग दो, सीधा 4 का भाग दे दो, 4 का भाग दे तो 4 एकम 4, 6.023 पे भाग देंगे, 4 एकम 4, 2 लग गया, 0 लग गया आगे, 4 5 20, और फिर वापस 0 लग जाएगा, और 1.5 गुणा 10 की घात 23, लगभग इतना उत्तर आ गया, ये उत्तर मिल रहा है 1.5, 1.5 है ये वाला, खैर आपको इस तरह से करना है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना, वो कणों की संख्या दे सकता है, किसी को भी बोल सकता है, कण परमाणु को भी बोल सकता है, अणु को भी बोल सकता है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान क्रमशः 98 और 51 है, परमाणु क्रमांक कितना है, परमाणु क्रमांक है 98, कितना है 98, और द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान है 200
51। अगर परमाणु क्रमांक ये है 298, तो प्रोटॉन में कितने होंगे 98, इलेक्ट्रॉन में कितने होंगे 98। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होता है द्रव्यमान होता है। प्रोटॉन कितने 98, न्यूट्रॉन हमें ज्ञात करने हैं। ए द्रव्यमान कितना दे रखा है 251 दे रखा है, तो 251 में से क्या कर देंगे ये घट जाएगा 98। 11 में से 8 गए 3, यहाँ बच गया 4, यहाँ से 14 में से 9 गए 5 और 1 153। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन 98 98 153 98 98 153। निम्न में से सर्वाधिक संख्या में उपस्थित परमाणु है। सर्वाधिक संख्या में किसमें उपस्थित परमाणु है 2023। जिस रेट में मैं सिलेक्टेड हूं ये उसी रेट का क्वेश्चन है, सही था मेरा ये। 4 ग्राम हीलियम। अब हीलियम के अंदर क्या होगा कि हीलियम के अंदर आप देखो कि 2He4 होता है, इसका मतलब 4 ग्राम में कितना मोल है 4 ग्राम मोलर मास है, इसका मतलब 4 ग्राम में 1 मोल है। कितना मोल है 1 मोल। 1 मोल है तो 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है। सोडियम, सोडियम कितना होता है सोडियम 11 पे आता है और 11 2 22, 22.5 23 होता है लगभग। इसके कितने मोल मिलेंगे आपको 2 मोल, यानी कि अन्य का मतलब है 11 23 23 23 ग्राम में 1 मोल, तो 46 ग्राम में 2 मोल, ऐसे किया है। ठीक है। कैल्शियम 20 पे आता है, 20 2 40, 40 40 ग्राम में कितने मोल 1 मोल, 40 ग्राम में 1 मोल। तो यहाँ तो 0.40 है, 0.40 पे इसका भाग दोगे गुणा में 100 लग जाएंगे। ये 0.01 0.01 मोल है। इसके कितने मोल है 0.01 मोल है, तो 40 ग्राम में मोल लिखे मैंने। 12 ग्राम हीलियम, ये रहा, बस 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 2He4, 4 ग्राम में 1 मोल, 1 मोल, तो 12 ग्राम में कितने मोल 12 ग्राम में 3 मोल, तो सबसे ज्यादा ये वाला। ठीक है। 6.022 इंटू 10⁻23, 022 भी होता है 023 भी होता है, इस पे आप सोचना मत ज्यादा। अणु अणुओं की संख्या का द्रव्यमान प्रकलित कीजिए। अणु का ये इतने कण है, इसका मतलब 1 मोल है। कितने मोल है 1 मोल है, तो 1 मोल N2 का मोलर मास, N2 का मोलर मास, मोलर मास यानी 1 मोल का द्रव्यमान होता है मोलर मास। N2 7 N14 होता है, और यहाँ 14 ग्राम नाइट्रोजन परमाणु के लिए, लेकिन N2 है, इसका मतलब 28 कर देंगे अब दुगना, यानी 14 को 2 से गुणा कर दिया 28 हो लिया 28 ग्राम। 28 ग्राम मोलर मास हो लिया, मतलब 28 ग्राम में क्या होगा 1 मोल होगा। 1 मोल का देखना ये रहा। निस्यंदन द्वारा पृथक किया जा सकता है। निस्यंदन एक होता है अवसादन, एक होता है निस्तारण, एक होता है निस्यंदन। निस्यंदन होता है छानना, निस्यंदन क्या होता है छानना। इसी को ही छाना जा सकता है, गंदले जल से शुद्ध जल, तो ये छानना होता है। अवसादन क्या होता है अवसादन होता है नीचे बैठ जाना, जैसे कुछ अशुद्धियां है तो वो नीचे बैठ जाए, जैसे कि कोई मिट्टी वगैरह है वो नीचे बैठना, नीचे बैठना अशुद्धियों का नीचे बैठना, अशुद्धियों का नीचे बैठना का नीचे बैठना। ठीक है। और निस्तारण होता है जब वो नीचे बैठ जाए तो सावधानी से उसको दूसरे पात्र में उड़ेल देना, सावधानी से दूसरे पात्र में डाल देना। सावधानी से दूसरे पात्र में उड़ेल देना। ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र Al2O3। Al2O3 उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है। किसका उदाहरण है उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है, उभयधर्मी ऑक्साइड। और क्या नाम बोलते हैं इसका एल्यूमिना, और क्या है ये एल्यूमिना। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज अपने जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ से सारे क्वेश्चन किए हैं, तो जो मेथड है वो देख लिया होगा कैसे करने होते हैं, किस तरह से हमें जो है वो चीज़ों को अप्लाई करनी होती है, किस तरह से हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया ढंग से तैयारी कर रहे होंगे, सद्या में बढ़िया ढंग से पढ़ रहे होंगे। दोस्तों तैयारी ऐसी करो कि मजा आ जाए। चिड़बड़ा सुहागो रंडपो भलो, सिद्धांत यही रखो बस अपना।
चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।